नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी रॉबिन। कल पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में आप लोगों को मैंने पाचन की परिभाषा, पाचन तंत्र की परिभाषा और इस तंत्र में कौन कौन सा भोज्य पदार्थ या कौन कौन सा ऐसे खाने के बाद जो हमारे जटिल सब्सटेंस हैं, ये जटिल पदार्थ हैं, जटिल भोज्य पदार्थ हैं, जिसका पाचन होता है, मैं कल आप लोगों को बताया था। कल आप लोगों को बताया था मैं कि इस पाचन तंत्र में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन होता है, जो कि एक जटिल होता है। क्या होता है? जटिल होता है या जटिल अणुओं में होता है, यूँ कहें बड़े बड़े अणुओं में होता है। तो एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, पाचन क्या है, पाचन तंत्र क्या है। जब भोजन के बड़े बड़े अणु या जटिल अणु जब सरल अणु या छोटे अणु में टूट जाते हैं तो इसको पाचन बोलते हैं। और ये प्रक्रिया हमारे शरीर के जिस अंग समूह में संपन्न होती है, इसको पाचन तंत्र बोलते हैं। आप लोगों को हम बताए थे जो खाना हम लोग वेज, नॉन वेज, जो भी मांसाहारी, शाकाहारी जो भी लेते हैं हम लोग, उससे क्या होता है, उसमें हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल्स, वाटर वगैरह सारे क्या होते हैं, हमारे बॉडी में जाते हैं। उन्हीं सारों से क्या होता है, हम लोगों को एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, जिससे विभिन्न प्रकार के कार्य हम लोग संपन्न कर पाते हैं। तो उसमें से बताए थे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या लिपिड। उसके बाद आपको बताए थे विटामिन, मिनरल और वाटर, जिसमें कि विटामिन और खनिज पदार्थ और जो पानी हमारे हैं वो क्या क्या होते हैं, वो इतने छोटे छोटे अमाउंट में होते हैं कि लेने के बाद हमारे शरीर के अंदर जैसे ही जाते हैं तो उससे डायरेक्ट ऊर्जा मिल जाती है। उसे छोटे छोटे कणों में तोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि स्वतः वो पहले से छोटे छोटे कण में टूटे होते हैं। तो बात रह गया कि कार्बोहाइड्रेट, शर्करा और हमारे प्रोटीन और वसा और लिपिड को तोड़ना होता है। तो ये एक एक करके कल मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं बताऊंगा, जिसमें से कार्बोहाइड्रेट आप लोगों को बता भी दिए थे। पाचन तंत्र का एक फिगर भी मैंने आप लोगों को कल दिया था, जो बताया था ये एक तरफ आहार नली और आहार नली और दूसरी तरफ हमारा क्या होगा, ग्रंथि। वो भी कौन सा ग्रंथि? जो बहिस्रावी ग्रंथि। ग्रंथि में भी बताए थे कि ग्रंथि क्या होता है। तो ग्रंथि हमारा जूस, हार्मोन और एंजाइम क्या करते हैं, ये हमारे शरीर के विभिन्न भागों से क्या करते हैं, ये निकालते हैं। वैसी ग्रंथि जो हमारे शरीर में एंजाइम और क्या करते हैं, जूस का निर्माण करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहिस्रावी ग्रंथि बोलते हैं। और वैसी ग्रंथि जो हमारे शरीर के अंदर हार्मोन का निर्माण करते हैं, हार्मोन का उत्पादन करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। तो यहाँ पे जो हम एक साइड पढ़ रहे थे, बहिस्रावी ग्रंथि पढ़ रहे थे, क्योंकि कल आप लोगों को मैंने बताया था कि इन सारे भोज्य पदार्थों को पचाने के लिए, अर्थात जटिल अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में बदलने के लिए, बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे सरल अणुओं में बदलने के लिए कोई न कोई पदार्थ की तो आवश्यकता तो पड़ेगी, कोई न कोई तो इन बड़े बड़े अणुओं को तोड़ेंगे। वो मैं कल आप लोगों को बताया था कि वो जो अणु हैं, वो जो पदार्थ हैं, वो हमारे एंजाइम है। क्या है? एंजाइम। एंजाइम के बारे में भी बताए थे आप लोगों को कि ये क्या होता है, ये हमारा वायु उत्प्रेरक होता है, अर्थात जैव उत्प्रेरक, उत्प्रेरक हिंदी में बोल सकते हैं। और ये एक क्या है, प्रोटीन है, अर्थात टूटने की क्रिया को यहाँ क्या करता है, ये तेज करता है। बड़े बड़े अणुओं को, अर्थात जटिल अणुओं को छोटे छोटे अणु अर्थात सरल अणुओं में तोड़ते हैं, जिससे हमारी कोशिका को ऊर्जा मिलती है। और वो ऊर्जा हमारे शरीर के विभिन्न भागों में क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, जिससे हम विभिन्न प्रकार के कार्य संपन्न कर पाते हैं। तो आप लोगों को बताए थे कि ये खाना सबसे पहले मुंह में जाता है, मुंह से फिर आहार नाल, जो बताए थे एलिमेंट्री कैनाल, कि आहार नाल के हमारे 6 पार्ट हैं। मुंह, आहार नलिका, ओसोफेगस जिसको बोलते हैं, भोजन पाइप, एक अमाशय जिसको पेट बोलते हैं, एक छोटी आंत या क्षुद्रांत्र बोलते हैं, एक बड़ी आंत या बृहदांत्र बोलते हैं, और एक गुदा द्वार, जिससे मल क्या होता है, त्यक्त होता है, निकलता है। तो जिसमें बताए थे मुंह से हमारा, मुंह में एक ग्रंथि होती है, लार ग्रंथि, जिससे बताए थे टाइलिन, और क्या निकलता है, लाइसोजाइम। और टाइलिन का काम क्या है, तो टाइलिन का काम कल आप लोगों को मैंने बता दिया था कि ये कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, तोड़ता है, किसमें,
तो ये कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में 70% ब्रेक डाउन कर देता है। लाइसोजाइम का काम है कि खाना में जो अवांछित या हानिकारक जीवाणु आ गए उसे नष्ट करने का काम लाइसोजाइम करता है। इस लार ग्रंथि में हमारा एमाइलेज भी निकलता है, वो ट्रेस अमाउंट में कम मात्रा में निकलता है, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे अग्नाशय में। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कल आप लोगों को मैंने बता दिया था और बोला था कि अगला जो होगा उसमें हम लोग वसा और प्रोटीन पढ़ेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ कहाँ संपन्न हुआ था एक बार रिकॉल करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो हमारा संपन्न हुआ था बताए थे वो मुंह से ही स्टार्ट होता है। मुंह में जैसे खाना चबाते हैं तो उसमें क्या होता है, लार मिलता है, एक द्रवीय पदार्थ जो लार के बारे में कल चर्चा किए थे। उससे उस लार ग्रंथि से क्या होती है, निकलती है दो प्रकार के एंजाइम, एक टाइलिन निकलती है और एक निकलती है लाइसोजाइम। टाइलिन क्या करता है, उस कार्बोहाइड्रेट को लगभग 1/3 यूँ कहें 70% क्या करता है, पूरी तरह से उसको कार्बोहाइड्रेट को पचा देता है। तो अब 30% बच गया, पूरी तरह से तो अभी पचा नहीं, क्योंकि कल आप लोगों को मैंने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट टूटता है ग्लूकोज और टूटता है फाइनली किस में, हमारा ग्लाइकोजन में। यानी कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा कण जो होता है वो ग्लाइकोजन होता है। जब ये हमारा कार्बोहाइड्रेट जब कहाँ पहुँचता है, आहार नलिका में पहुँचता है, तो वहाँ पे कोई किसी प्रकार का कोई ग्रंथि ही नहीं है। जब ग्रंथि है नहीं, अर्थात यूँ कहें कि ग्रंथि है ही नहीं, तो उससे कोई एंजाइम निकलेगा नहीं। जब एंजाइम निकलेगा नहीं तो आहार नलिका पाचन की क्रिया कर नहीं पाएगी। तो ये आहार नलिका ट्रांसफ़र कर देती है मुंह से भोजन को कहाँ, तो आमाशय या पेट या उदर में। और वो भी प्रक्रिया बताए थे, पेरिस्टालसिस प्रक्रिया, कर्मानुकुंचन विधि के तहत, ये प्रक्रिया के तहत क्या करते हैं, मुंह से वो पेट में भेजता है। पेट में जैसे ही आता है तो पेट में क्या होता है, इसमें एक ग्रंथि होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड आमाशय ग्रंथि। इससे भी किसी प्रकार का कोई एंजाइम निकलता नहीं है। तो एंजाइम जब निकलता नहीं है तो क्या होगा, तो यहाँ पे भोजन का हमारा क्या हो पाएगा, सॉरी क्षमा चाहेंगे साथियों, मैं गलत बोल रहा था। आमाशय पेट या उदर जो होता है, इसमें एक ग्रंथि आमाशय ग्रंथि होती है, जिसमें इससे HCl, पेप्सिन और रेनिन निकलता है। जिसमें HCl एक हार्मोन होता है जो हार्मोन का ही कार्य करता है और भोजन को अम्लीय बनाने का कार्य करता है, जबकि पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन के पाचन में मददगार होता है, और रेनिन भी हमारा क्या होता है, प्रोटीन के पाचन में मददगार होता है। तो लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हमारा कार्बोहाइड्रेट नहीं पचा था, फिर ये भोजन गया था कहाँ, छोटी आंत में। बताए थे छोटी आंत में हमारी दो ग्रंथियाँ हैं, एक यकृत ग्रंथि, एक आमाशय ग्रंथि। यकृत से किसी प्रकार का एंजाइम नहीं निकलता है, एक प्रकार का इसमें एक जूस निकलता है जिसको पीत रस बोलते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मददगार नहीं होता है, यूँ कहें कार्बोहाइड्रेट को ये नहीं पचाता है। आगे हम पढ़ेंगे ये वसा का एमल्सिफिकेशन करता है, जो आगे बताएंगे। उसके बाद आमाशय से बताए थे 3 प्रकार का एंजाइम निकलता है। एक ट्रिप्सिन, हमारा एक निकलता है ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज निकलता है। जिसमें बताए थे कि एमाइलेज क्या करता है, वो 30% बचे कार्बोहाइड्रेट को पूरी तरह से यहाँ वो पचा देता है और ग्लाइकोजन में फाइनली क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार कार्बोहाइड्रेट का पाचन कल मैंने आप लोगों को बता दिया था। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वसा और प्रोटीन दोनों का पाचन, और फाइनली पाचन तंत्र पूरी तरह से आज कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट हो जाने के बाद घटना चक्र का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक है, सारे बना लेंगे। और आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि इसमें बहुत सारे कंटेंट हैं, जो भी हम लिखे हैं सब सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। यूँ का एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं, एग्ज़ाम में पूछा गया और आने वाले एग्ज़ाम में जो नया स्टैंडर्ड क्वेश्चन बन सकता है वो इससे बाहर नहीं हो सकता है, बाहर नहीं हो सकता है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो पता चल जाएगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग और प्रोटीन और वसा पे। अब देख पा रहे होंगे, हम लोगों को पता है कि प्रोटीन एवं वसा लिपिड हमारे शरीर के पाचन तंत्र के अंग मुंह में नहीं पचता है। जैसा कल आप लोगों को मैंने बताया था कि हमारे मुंह में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, प्रोटीन और वसा का नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है। जब ये भोजन स्टोमक आमाशय में पहुंचता है तो यहाँ भोजन लगभग 4 घंटे तक रहता है। कितने घंटे तक ये भोजन रहता है, 4 घंटे तक रहता है।
कल आप लोगों को बताए थे कि भोजन हमारे मुंह से आहार नाल से कहाँ आता है, आमाशय में आता है। आमाशय में हमारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे हमारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है, लेकिन प्रोटीन और वसा का हमारा प्रोटीन का पाचन होता है, इसमें वसा का नहीं होता है। तो ये प्रोटीन का हम देखेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि स्टोमक में जो ग्रंथि पाई जाती है और उस ग्रंथि से निकलने वाली जो एंजाइम है वो कौन सा है और कितना % या कितने भाग को वो प्रोटीन को पचा पाता है। जब यह भोजन स्टोमक में पहुंचता है तो यहाँ भोजन लगभग 4 घंटे तक रहता है। आमाशय हमारे शरीर का सबसे चौड़ा अर्थात आहार नल का सबसे चौड़ा भाग है एवं थैलीनुमा संरचना वाला होता है। आमाशय को उदर बोलते हैं और पेट भी बोलते हैं। उदर बोलते हैं और क्या बोलते हैं, उसको पेट भी बोलते हैं। और इसमें जो ग्रंथि पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं आमाशय ग्रंथि या गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। गैस्ट्रिक क्या बोलते हैं, ग्लैंड बोलते हैं। आमाशय को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला हृदय के नज़दीक वाला भाग जो होता है उत्तरी भाग, ये ऊपरी भाग कार्डियक भाग कहलाता है, क्योंकि ये कार्डियक हृदय से नज़दीक है, इसलिए ये कार्डियोलॉजी जो हम लोग पढ़ते हैं इसी के नाम से कार्डियक भाग। बीच का भाग जो होता है फंडिक भाग होता है। नीचे का जो होता है पाइलोरिक भाग, इसको पाइलोरिक ग्रंथि भी हम लोग क्या बोलते हैं, पाइलोरिक ग्रंथि भी इसको बोलते हैं। अब ये जो तीनों आपको दिख रहा है, इसी तीनों से हमारा क्या होगा, जो आमाशय से निकलने वाले होंगे जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होंगे, जो पाइलोरिक ग्लैंड होंगे, उसी से हमारा क्या होगा, एंजाइम निकलेगा और HCl निकलेगा, उसी से हमारा भोजन का पाचन होगा। अब ये देख पाएंगे कि इनसे निकलने वाले एंजाइम और हार्मोन क्या कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इन तीनों में से किनका ये पाचन करवा पाते हैं। तो इसी में से हम एक एक करके पढ़ेंगे कि कार्डियक भाग से क्या निकलता है, फंडिक से क्या निकलता है, पाइलोरिक भाग से क्या निकलता है। सबसे पहले इसका एक फिगर हम दिखाना चाहेंगे आपको कि ये स्थिति इसका कहाँ कहाँ है। शायद आप देख पा रहे होंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि आमाशय हमारे 3 भाग में बटे हुए होते हैं। एक भाग क्या बताए थे, कार्डियक, जो क्या होते हैं, ये हृदय के पास ही होते हैं और ये आमाशय का सबसे ऊपरी भाग होता है। देख रहे होंगे कि ये सबसे क्या है, इसका ऊपरी भाग है। ये यहाँ से यहाँ तक ये बीच वाला जो भाग हो गया हमारा, ये फंडिक भाग होता है और नीचे का जो भाग हो जाता है वो हमारा पाइलोरिक रीजन होता है या पाइलोरिक भाग बोलते हैं इसको। इसमें जो ये आपको दिख रहा है इसको रुगे बोलते हैं। आप लोगों को हम बताएंगे। फंडिक का ये भाग है, जब हम लोगों को भूख लगती है तो पेट में जो जलन नहीं, यूँ बोलते हैं, पेट में जो खुदखुदी होने लगता है कि अब ये खाना है, तो उस तरह ये रुगे ही क्या करता है, उस समय ये एक्टिवेट होके ऐसा करने लगता है। तो देख पा रहे होंगे कि आमाशय को 3 पार्ट में हमने बांटा है, कार्डियक पार्ट, फंडिक पार्ट और पाइलोरिक पार्ट। कौन सा पार्ट है, कार्डियक पार्ट, फंडिक पार्ट और एक पाइलोरिक पार्ट है। अब इसी में से देखेंगे कार्डियक से क्या निकलता है और फंडिक से क्या निकलता है और पाइलोरिक से क्या निकलता है, जिससे हमारे जटिल जो भोज्य पदार्थ हैं उसके पाचन में ये मदद करे। शायद आप समझ पा रहे होंगे, इस फिगर में देख पा रहे होंगे कि ये हमारा पहला पार्ट हो गया कार्डियक, दूसरा हो गया फंडिक, तीसरा हो गया पाइलोरिक। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा खाना कहाँ है, तो स्टोमक में है, और बताया स्टोमक क्या होता है, थैलीनुमा आकार का होता है और ये हमारे आहार नाल का चौड़ा भाग होता है, सबसे चौड़ा भाग होता है आहार नाल का। इसमें बताए थे इसको 3 भाग में डिवाइड किए। अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया है कार्डियक भाग जो क्या होता है, ये हृदय के नज़दीक वाला भाग है और ये हमारा स्टोमक का सबसे ऊपरी भाग है। ये ऊपरी लिखा हुआ है, सबसे ऊपरी भाग है। बीच वाला भाग फंडिक भाग हो गया और नीचे वाला भाग पाइलोरिक भाग हो गया। ये बीच वाला भाग में रुगे अभी आपको बताए थे, एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं, देखते हैं।
इन तीनों में से हमारे भोजन अर्थात प्रोटीन एवं वसा को पचाने के लिए एंजाइम निकलता है। एक्चुअली वसा नहीं पचता है, इसमें सिर्फ प्रोटीन पचता है। अब कार्डियक भाग देखते हैं। ये हमारा रहा कार्डियक। ये कार्डियक भाग, ये किससे जुड़े होते हैं हमारे, ये हृदय से जुड़े होते हैं। कार्डियो बोलते हैं, कार्डियोलॉजी, हृदय के अध्ययन कार्डियोलॉजी, इसलिए कार्डियक नाम भी इसका पड़ा, क्योंकि ये हृदय से ही जुटे होते हैं और स्टोमक का सबसे ऊपरी भाग होता है। इससे जो निकलता है, जो रस निकलता है, वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। इससे निकलने वाले जो पदार्थ हैं, कार्डियक भाग से निकलने वाले जो पदार्थ हैं, वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हैं। अब तक हम लोग ऐसे पढ़ लेते थे कि हमारा स्टोमक में HCl होता है, पेप्सिन होता है, रेनिन होता है, लेकिन ये HCl जो निकलता है, ये स्टोमक का किस भाग से निकलता है? तो आज ये नया चीज़ सीखने को मिला। यदि एग्ज़ाम में पेपर यदि टफ बनाना होगा तो यही सबसे क्वेश्चन डालेंगे कि हमारे जो स्टोमक उधर ये पेट से जो हमारा एक हार्मोन निकलता है या एक अम्लीय पदार्थ निकलता है जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, वो हमारे आमाशय के किस भाग से निकलता है, उस भाग का क्या नाम है? बोले कार्डियक भाग से निकलता है। अब ये HCl निकलता है तो ये भोजन को करता क्या है? तो देखिए, भोजन को मुंह में हानिकारक आपको बताए थे हम कि जब हम लोग खाना लेते हैं और जब कोई हानिकारक जीवाणु खाना के साथ आता है तो मुंह में एक लाइसोजाइम एंजाइम होता है जो उसको मारने का कार्य करता है। मैंने वहाँ बताया था कि यदि वहाँ से कुछ एंजाइम यदि वहाँ से कुछ जीवाणु जो हानिकारक जीवाणु नहीं मर पाते हैं, वो बचकर साथ में चले आते हैं पेट में, तो ये हाइड्रोक्लोरिक क्या करता है, उसको मारने का काम करता है। वही बात मैंने लिखा है कि मुंह में हानिकारक जीवाणु को लाइसोजाइम से जो बच जाता है उसे HCl नष्ट कर देता है। कौन कर देता है? नष्ट कर देता है। HCl एक प्रकार का हार्मोन भी है। HCl क्या है? एक प्रकार का हार्मोन भी है। इसका pH वैल्यू 1.5 से 1.8 तक होता है। इसका और कार्य क्या है? तो भोजन को अम्लीय बनाता है और क्या करता है? ये एंजाइम की क्रिया को तेज करता है। तो इस प्रकार हम पढ़े कि आमाशय का 3 भाग, ऊपरी भाग कार्डियक भाग, दूसरा फंडिक और तीसरा पायरोलिक। तो पहला हम पढ़ रहे हैं कौन सा? कार्डियक भाग। कार्डियक भाग से एक क्या निकलता है? एक पदार्थ निकलता है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये अम्लीय प्रकृति की होती है, बहुत ज़्यादा अम्लीय प्रकृति की होती है, जिसका pH वैल्यू 1.5 से 1.8 तक होती है। ये इसका काम क्या है भोजन के साथ? तो क्या करता है? भोजन के साथ लाइसोजाइम के अलावा, यानी लाइसोजाइम जो हानिकारक जीवाणु को मार पाए, उससे जो बच गए उसको पहले ये मारने का काम करता है और खाना को अम्लीय बनाने का कार्य करता है। जैसे बहुत सारा स्पाइसी फूड हम खा लिए, तो क्या करता है? उस स्पाइसी फूड को ये क्या करता है? उसको अम्लीय बनाता है, ताकि अम्लीय बन जाने के कारण उसमें जो भी हो हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या वसा, वो जल्दी पचने में क्या होता है? मददगार होता है। तो HCl का pH वैल्यू 1.5 से 1.8, ये खाना को अम्लीय बनाता है। यह एक हार्मोन है, ये एंजाइम की क्रिया को तेज करता है, भोजन को अम्लीय बनाता है। इस प्रकार 4-5 पॉइंट हो गया। एक क्या करता है? हानिकारक जीवाणु को मारने का काम करता है, लाइसोजाइम से जो बच जाता है। दूसरा, भोजन को अम्लीय बनाता है। तीसरा, एंजाइम की क्रिया को तेज करता है, और चौथा, इसका pH वैल्यू 1.5 से 1.8 होता है। अब आगे आते हैं, पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट बताए थे, बीच में क्या आया था? फंडिक भाग बताया था ना, बीच में हमारा फंडिक भाग है। ये बीच में बताया था आप लोगों को कि ये हमारा कार्डियक पार्ट हो गया, और बीच में अब चलते हैं यहाँ से यू वाला भाग में जो हमको दिख रहा है फंडिक पार्ट। तो ये कार्डियक पार्ट हो गया, हमारा आमाशय का एक भाग है कार्डियक पार्ट। इससे क्या निकला? हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकला, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकला। इसका काम है भोजन को अम्लीय बनाना तथा भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणु को नष्ट कर देना। 2 कार्य। तीसरा कार्य है कि ये एंजाइम की क्रिया को तेज करना। 3 काम। दो मुख्य बातें और याद रख लेंगे कि ये क्या करता है, ये जो स्पाइसी फूड होता है उसको क्या करता है? अम्लीय फूड में कन्वर्ट करता है,
और तो हमारा चौथा क्या है, तो इसका पीएच वैल्यू 1.5 से 1.8 होता है और यह एक हार्मोन की तरह कार्य करता है। अब चलते हैं हम लोग इस पे चर्चा करेंगे फंडिंग पार्ट पे। ये है हमारा फंडिंग भाग, बीच वाला भाग। बताए थे ये अमाशय का कौन सा भाग है, ये अमाशय का बीच वाला भाग है। ये अमाशय का बीच वाला भाग है। यही अमाशय में भोजन को अधिक समय तक रोके रहता है। जैसे आपको बताए थे कि जब ये हमारा भोजन आहार नाल से होते हुए जब अमाशय में आई थी तो बताए थे यहाँ ज़्यादा देर तक 4 घंटे तक खाना रुके रहती है। तो ये 4 घंटा तक जो रुकती है वो अमाशय का ये बीच वाला भाग में ही रहता है, क्योंकि बीच वाला भाग भी आप देख रहे थे कि वो ज़्यादा वो क्या था, बीच वाला भाग हमारा चौड़ा था, इसलिए भोजन भी वहाँ ही ज़्यादा समय तक रुकता है। इसमें कांटे नुमा जो उसमें दिखा रहे थे आपको, रोगे पाया जाता है जो भूख लगने पर पेट में चुभता है। तो इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है, पूछेगा एग्जाम में, रोगे कहाँ पाया जाता है अमाशय में, या रोगे कहाँ पाया जाता है हमारे शरीर में, डायरेक्ट बोलेंगे अमाशय। और यदि भीतर जाना होगा, डीप पूछेगा तो बोलेगा अमाशय का ये फंडिक भाग में पाया जाता है। कौन सा भाग में, ये फंडिक भाग में पाया जाता है। रोगे क्या करता है, भूख लगने पर पेट में चूहने लगता है। तो इस प्रकार मैंने अमाशय का 2 पार्ट पढ़ लिया। पहला पार्ट क्या पढ़ा, पहला पार्ट हम लोग कार्डियक भाग पढ़े। कार्डियक भाग से क्या निकलता है, तो कार्डियक भाग से निकलता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, जिसका कार्य होता है भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणु को नष्ट करना। दूसरा होता है भोजन को अम्लीय बनाना। तीसरा होता है एंजाइम की क्रिया को तेज कर देना भोजन पचाने में। और कुछ 2 फैक्ट याद रखेंगे, पीएच वैल्यू 1.5 से 1.8 होता है और यह HCl एक हार्मोन की तरह भी कार्य करता है। दूसरा फंडिक भाग में बस 2 ही बात याद रखेंगे। पहला रखेंगे, इसमें एक रोगे पाया जाता है, वो कांटे नुमादार होता है, कांटे नुमा की तरह होता है, कांटे की तरह होता है, जो भूख लगने पे पेट में चुभने लगता है। ये हो गया, और ये भोजन को अधिक समय तक रोके रखता है। अभी हम लोग पाइलोरिक भाग पढ़ते हैं। पाइलोरिक भाग, ये पाइलोरिक ग्लैंड भी होता है, ठीक ना। पाइलोरिक ग्लैंड भी, जहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे गैस्ट्रिक ग्लैंड, पाइलोरिक ग्लैंड या गैस्ट्रिक ग्लैंड, इसी में जठर ग्रंथि या पाइलोरिक ग्रंथि, इसी में जठर ग्रंथि, इसी को गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। जठर ग्रंथि या पाइलोरिक ग्रंथि पाई जाती है। जठर ग्रंथि से निकलने वाले एंजाइम ये 2, एक पेप्सिन होते हैं, एक रेनिन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक पेप्सिन होते हैं, एक रेनिन होते हैं। ये दोनों के दोनों क्या है, एंजाइम है। अब यही एंजाइम कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन या वसा को पचाने का कार्य करेगा। अब देखते हैं इसका कार्य क्या होता है। पेप्सिन एवं रेनिन एंजाइम HCl द्वारा एक्टिवेट कर दिया जाता है, जिससे कि दोनों अपना अपना कार्य कर सके। आपको बताए थे कि कार्डियक भाग से HCl निकलता है, और ये भी बताए थे उसका कार्य है एंजाइम की क्रिया को तेज कर देना। तो एंजाइम निकला कहाँ से, तो पाइरोलिक भाग से निकला, यानी अमाशय की सबसे निचला भाग से निकला। तो उसको क्या करता है, जिससे निकलता है सोए हुए रहता है, वो बोलता है अरे भाई सुनो, हमने भोजन को अम्लीय बना के भेज दिया तुम्हारे पास, अब इसको तुम पचाओ, जग जाओ और काम करो। अब ये दोनों रेनिन और पेप्सिन अपना अपना कार्य करना शुरू कर देता है। अब एक एक करके पढ़ेंगे, पेप्सिन क्या करता है और रेनिन क्या करता है। ये पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को, पेप्सिन एंजाइम हो गया, प्रोटीन को बदल देता है पेप्टोन्स में या पेप्टाइड में। 90% यहाँ प्रोटीन को तोड़ देता है। क्या करता है, 90% प्रोटीन को ये तोड़ देता है हमारा पेप्सिन। तो इसका मतलब जो प्रोटीन का पाचन की क्रिया जो शुरुआत होती है वो हमारा अमाशय से होती है। कार्बोहाइड्रेट कहाँ से हो रहा है, मुंह से हो रहा है, जबकि प्रोटीन की क्रिया की शुरुआत कहाँ हो रही है हमारी, तो ये हो रही है अमाशय से। समानता पेप्सिन अक्रिय रूप में
अक्रिय रूप में पेप्सिनोजन के रूप में रहता है। इस स्थिति में यह भोजन को नहीं पचा पाता है। जब तक HCl इसको एक्टिवेट नहीं करता है, रेनिन और इसको पेप्सिन को, तब तक ये दोनों इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, अक्रिय रूप में रहता है। पेप्सिन का इनएक्टिव फॉर्म अक्रिय रूप पेप्सिनोजन होता है, और रेनिन का जो इनएक्टिव फॉर्म होता है वो होता है प्रोरेनिन होता है। क्या होता है? प्रोरेनिन होता है। रेनिन का कार्य देखते हैं। ये रेनिन करता क्या है? तो जब हम खाना लेते हैं, दूध पीते हैं, एक्चुअली जब दूध वगैरह लेते हैं, जब हम दूध पीते हैं या दूध के साथ कुछ और खाते हैं, तो क्या करता है, उस दूध को पचाने वाला कोई ना कोई तो हमारे शरीर में एंजाइम होगा, ताकि उससे ज़रूरतमंद चीज़ें जो है हमारे शरीर को मिल सके। इस रेनिन का अभी बताए थे कि जब तक HCl दोनों को जगाता नहीं है, तब तक दोनों सोए अवस्था में रहता है, और दोनों को सोने की अवस्था का नाम अलग अलग है। पेप्सिनोजन के रूप में रहता है, तो बोलेगा पेप्सिनोजन क्या है, तो बोलेंगे पेप्सिन का ये अक्रिय रूप है, इनएक्टिव फॉर्म है। रेनिन का भी जो इनएक्टिव फॉर्म है, इनएक्टिव कहने का मतलब ये भोजन आएगा इसके पास पचा नहीं पाएगा, क्योंकि एक्टिव रहता नहीं है। रेनिन का इनएक्टिव फॉर्म होता है प्रोरेनिन होता है। अब क्या करता है, जैसे दूध आया हमारे पेट में भोजन के साथ, ये प्रोरेनिन क्या करता है, इसको कैसिन में तोड़ता है। ज़्यादा नहीं, कम ही काम करता है, इनएक्टिव फॉर्म में भी रह के थोड़ा सा ये काम करता है, कैसिन में तोड़ देता है। कैसिन क्या है? हमारा प्रोटीन है। कैसिन क्या है? ये प्रोटीन है। अब ये कैसिन को क्या करता है, इधर स्पेस नहीं था इसलिए कंटिन्यू लिखे, नीचे लिखे। कैसिन को क्या करता है? रेनिन। अब कैसिन को रेनिन क्या करता है? पैरा कैसिन में तोड़ देता है। यानी ये दूध था, दूध को क्या किया, दूध था तो बड़े बड़े अणु थे, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स थे, जटिल अणु थे यहाँ पे, तो इसको छोटे अणु में तोड़ने की कोशिश किया और छोटे अणु में टूटा, और उस छोटे अणु का नाम कैसिन पड़ा। उस छोटे अणु का नाम क्या पड़ा? कैसिन। लेकिन ये भी अभी उस छोटे अणु में नहीं टूटे, क्योंकि ये हमारा क्या है? प्रोटीन। कैसिन में एक प्रोटीन है। प्रोटीन का सबसे छोटा फॉर्म क्या होता है? हमारा एमिनो एसिड होता है। प्रोटीन से पेप्टोन से पेप्टाइड से एमिनो एसिड। तो अभी भी ये बड़ा ही कण है, तो इस कैसिन को क्या करता है? रेनिन पैरा कैसिन में तोड़ता है। अभी भी एमिनो एसिड में ये नहीं बदला। अब यहाँ तक प्रोरेनिन और रेनिन का कार्य हो गया। प्रोरेनिन क्या किया? दूध के बड़े बड़े पार्टिकल को कुछ छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़े, और उस छोटे पार्टिकल का नाम पड़ा कैसिन। ये दूध में पाए जाने वाले कैसिन क्या है? प्रोटीन है। कैसिन क्या है? प्रोटीन है। कैसिन रेनिन के बारे में आगे चर्चा करेंगे। अभी भी ये कैसिन बहुत छोटे एमिनो एसिड में नहीं बदले। इसको क्या करते हैं? रेनिन अब तोड़ने का काम करता है, क्योंकि ये इसको HCl एक्टिवेट कर दिया, बोला अब तुम इस पे कार्य करो, तो ये पैरा कैसिन में तोड़ता है। किसमें तोड़ता है? पैरा कैसिन में। अब आगे देखते हैं। इस पैरा कैसिन को प्रोरेनिन और रेनिन का कार्य हो गया। अब पेप्सिन क्या करता है? इसको पेप्टोन्स या पेप्टाइड में तोड़ देता है। पेप्टोन्स या पेप्टाइड में तोड़ देता है, क्योंकि पेप्सिन जो है, अभी जस्ट इसके ऊपर पढ़े कि पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को क्या करता है? हमारा पेप्टोन्स या पेप्टाइड में तोड़ता है। इसका मतलब यहाँ पे हमारा क्या हुआ? इस तरह से कैसिन प्रोटीन हमारा इस तरह से टूट गया, पैरा कैसिन से लेकर पेप्टोन्स में छोटे छोटे। अब यहाँ के बाद एक ही स्टेप बचा है एमिनो एसिड में। जैसे ये और इससे छोटा टूट जाएगा तो एमिनो एसिड में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग देखे नीचे कैसिन, और पहले ये एंजाइम देख लेते हैं एक बार। कुछ पॉइंट लिखा है। दूध का उजला रंग इसी कैसिन के कारण होता है। दूध का उजला रंग इस कैसिन के कारण होता है, और दूध को पचाने वाला जो एंजाइम होता है वही रेनिन होता है। दूध को एग्जाम में पूछे, दूध को पचाने वाला एंजाइम का नाम रेनिन। दूध का उजला रंग का कारण क्या है? तो कैसिन प्रोटीन। बोलेगा दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो बोलेंगे कैसिन प्रोटीन पाया जाता है। दूध का उजला रंग क्यों होता है? इसी कैसिन प्रोटीन के कारण होता है। बोलेंगे इस कैसिन प्रोटीन को पचाने का कार्य कौन करता है? रेनिन करता है।
गाय का दूध का पीला रंग ये राइबोफ्लेविन या कैरोटीन के कारण होता है। दोनों याद रखिएगा, राइबोफ्लेविन या कैरोटीन के कारण। बच्चों में सर्वाधिक पाए जाने वाला एंजाइम रेनिन ही होता है, क्योंकि जब बच्चे होते हैं तो उसको हम लोग खाना वगैरह नहीं देते हैं, ज़्यादा दूध ही पिलाते हैं। तो दूध जब बार बार देते हैं तो जाहिर सी बात है, जब तक वो पचता नहीं होगा तब तक वो बार बार भूख क्यों लगता होगा, दूध क्यों पीता होगा। तो यही सर्वाधिक मात्रा में उसके पेट में रेनिन एंजाइम होता है। और रेनिन एंजाइम तुरंत क्या करता है, उसको ब्रेक डाउन कर देता है, प्रोटीन प्रदान करता है। इस प्रकार से उसको ऊर्जा भी मिलता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पेट या आमाशय में केवल और केवल प्रोटीन का ही पाचन हो पाता है, यानी 90% प्रोटीन क्या होता है या पच जाता है। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम लोग। आमाशय में जिस तरह मुंह में कार्बोहाइड्रेट पचा और वहाँ पे नहीं पचने वाले बच गए थे वसा और प्रोटीन। आहार नलिका यानी ओइसोफेगस आहार नली से चलते हुए स्टोमैक में आए, वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट नहीं पचे थे, लेकिन वहाँ पे अभी देखे प्रोटीन पचे। प्रोटीन किससे पचे, तो आहार नली जो हमारा आमाशय है, आमाशय में गैस्ट्रिक ग्लैंड या पायरोलिक ग्लैंड पाया जाता है। पायरोलिक ग्लैंड पाया जाता है जिससे हमारे कुछ एंजाइम निकलते हैं। उस एंजाइम का नाम क्या है हमारा, उस एंजाइम का नाम है पेप्सिन और रेनिन नाम है। आमाशय 3 भाग में बटा हुआ है, जो हृदय से जुटा हुआ है, अर्थात आमाशय का सबसे उत्तरी भाग कार्डियक भाग, जो बताए थे कार्डियक भाग से भी एक पदार्थ का स्रवन होता है, एक पदार्थ निकलता है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो अम्लीय प्रवृत्ति की होती है, अम्लीय प्रकृति की होती है, जो भोजन को अम्लीय बनाने का कार्य करता है, जिससे भोजन आसानी से पच जाए। दूसरा उसका कार्य खाना के साथ आए हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है। तीसरा काम है कि एंजाइम की क्रिया को तेज करता है, एक्टिवेट करता है। जैसे अभी पेप्सिन जो एंजाइम निकला हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड से और रेनिन एंजाइम निकला, उसको जगाने का काम किया। उसके पहले वो क्या था, इनएक्टिव फॉर्म में था, पेप्सिनोजेन के रूप में, प्रोरेनिन के रूप में थे। दूसरा बताए थे मध्य भाग। मध्य भाग हमारा कौन सा, फंडिक भाग होता है, जिसमें रोगे बताए थे भूख लगने पे पेट में चूहन होने लगता है। और रोगे का और क्या कार्य है, खाना को अधिक समय तक अपने पास होल्ड किए रहता है, यानी रोके रहता है। बस उसका यही काम है, उसमें रोगे पाया जाता है। और ये क्या होता है, सबसे बड़ा भाग होता है आमाशय का, तभी तो खाना ज़्यादा देर तक रुकता है, 4-4 घंटा तक। फिर ये क्या होता है, हमारा निचला जो भाग होता है उसे पायरोलिक भाग बोलते हैं। इसी से हमारा एंजाइम निकलता है जिसका नाम है पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है, लगभग 90% प्रोटीन को यहाँ पचा देता है। जबकि रेनिन क्या करता है, दूध में उपस्थित प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। तो दूध को पचाने वाला एंजाइम का नाम रेनिन, और दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन कैसीन। दूध का उजला रंग कैसीन प्रोटीन के कारण, और गाय के दूध का पीला रंग राइबोफ्लेविन और कैरोटीन के कारण होता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारा 70% कार्बोहाइड्रेट पच गया काम मुंह में, 30% वहाँ बचा, वो सारा तो कार्बोहाइड्रेट बता ही दिए। प्रोटीन हमारा पच गया कितना, 90% हमारा स्टोमक में पच गया। यूँ कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की पाचन की शुरुआत मुंह से, जबकि प्रोटीन की पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है, पेट, उदर या आमाशय से होती है। अब ये भोजन कहाँ चलेगा, ये भोजन चलेगा छोटी आंत में चलेगा। यहाँ से भोजन कहाँ चलेगा, छोटी आंत में चलेगा, जिसको क्षुद्रांत, ये त्रो या तो भी लिखिए, इसको तोड़िएगा तो क्षुद्र प्लस आंत होता है। क्षुद्र का मतलब छोटा और आंत का आंत ही मतलब छोटा आंत, सॉरी, तो छोटी आंत हो गया। इसका मतलब यही, ये दोनों एक ही चीज़ है। इसका ये संधि विच्छेद करेंगे तो यही चीज़ आएगा। तो क्षुद्रांत या छोटी आंत, इसलिए मैं यहाँ लिख दिया क्षुद्रांत, एग्जाम में आता है। इसमें जिसमें कि 2 ग्रंथि पाई जाती है, एक यकृत ग्रंथि पाई जाती है और एक अग्नाशय ग्रंथि पाई जाती है। यह भोजन छोटी आंत में पहुंचता है जिसमें 2 ग्रंथि पाई जाती है। इसके पहले हम लोग पढ़ते हैं कि इसका भी 3 पार्ट होता है। जिस प्रकार आमाशय का 3 पार्ट, कौन कौन सा, कार्डियक पार्ट, फंडिक पार्ट और पायरोलिक पार्ट। कार्डियक पार्ट से HCl निकला, फंडिंग में रोगे पाया जाता है, और हमारा पायरोलिक से 2 एंजाइम निकलता है, पेप्सिन और रेनिन। उसी प्रकार छोटी आंत का भी 3 पार्ट होता है।
डेडूनम, जेजूनम और हमारा इलियम होता है। डेडूनम, जेजूनम और इलियम होता है। डेडूनम से ही ये हमारा यकृत और अग्नाशय दोनों जुड़े होते हैं। इसमें भी आप एक एक करके पढ़ेंगे। जैसा कि दिख रहा होगा आप लोगों को, छोटी आंत 3 भागों में विभाजित होता है। डेडूनम जिसको हिंदी में ग्रहणी बोलते हैं और ये यू आकार का होता है। जेजूनम और एक इलियम हो गया। जेजूनम को मध्यांत्र बोलते हैं, यानी आंत का मध्य भाग, मध्यांत्र बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मध्यांत्र बोलते हैं, मध्य भाग। इलियम को शेषांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेषांग, यानी सबसे निचला भाग, यानी सबसे इसका ऊपरी भाग डेडूनम, बीच वाला भाग जेजूनम और सबसे नीचे शेषांग हो गया। इसमें भी एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। जिस तरह से हमने आमाशय का 3 भाग, कार्डियक, फंडिक और पायरोलिक पढ़ा और उससे निकलने वाले और उसके कार्य पढ़े, उसी तरह अब ये खाना कहाँ चला, क्योंकि अभी तीनों पचा नहीं है पूरी तरह से। एक को हम लोग पचा चुके हैं, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को। प्रोटीन है, वसा प्रोटीन भी 90% पच चुका है, 10% बचा है और वसा की तो भी चर्चा ही नहीं हुई है। अब डेडूनम से चलते हैं। डेडूनम से ही जुड़ा होता है हमारा यकृत और अग्नाशय। कौन सा? अग्नाशय। यकृत और अग्नाशय जुड़ा होता है। यकृत और अग्नाशय बताए थे आप लोगों को कि छोटी आंत में हमारी 2 ग्रंथियां थी, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि। ये दोनों ग्रंथियां जो है छोटी आंत के डेडूनम वाले भाग से जुड़े होते हैं। इसका मतलब जब ये ग्रंथि है तो इससे कुछ न कुछ तो निकलेगा। पढ़ते हैं। यह छोटी आंत का भाग डेडूनम से जुड़ा होता है। यकृत ग्रंथि से निकलने वाला जूस पीतरस बाइल जूस होता है। कौन सा? इससे कोई एंजाइम नहीं निकलता, ये एक प्रकार का जूस है, बाइल जूस है। बाइल जूस है। ये आमाशय से आए अम्लीय भोजन को क्षारीय माध्यम में बदलने का कार्य करता है, क्योंकि आमाशय में HCl बहुत ज़्यादा अम्लीय नेचर होने के कारण वो भोजन को क्या करता है? अम्लीय कर देता है। वहाँ से आता है अम्लीय भोजन, तो ये क्या करता है? बाइल जूस क्षारीय नेचर होने के कारण भोजन को क्या करता है? बैलेंस करता है, ना तो ज़्यादा अम्लीय ना ज़्यादा क्षारीय, यानी क्षारीय करने का कार्य करता है। इसी से ये हमारा जो वसा या लिपिड होता है, ये पीत रस क्या करता है? इसको वसीय अम्ल में तोड़ने का कार्य करता है, फैटी एसिड में तोड़ने का काम करता है। और ये जो प्रक्रिया कहलाती है, ये पाइसीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? पाइसीकरण कहलाता है। ये जो प्रक्रिया कहलाती है पाइसीकरण, इमल्सिफिकेशन कहलाता है। वसा का ये देख रहे हैं बड़े बड़े ड्रॉप्स हैं, बड़े बड़े कण हैं, जटिल कण हैं। इसको क्या करता है? ये हमारा पीत रस इसको छोटे छोटे कण में तोड़ते हैं। किसमें? छोटे छोटे कण में तोड़ते हैं। फिर भी ये फाइनली ग्लिसरॉल में इसको टूटना है। तो यहाँ पे लगभग 90%, एग्जैक्ट ये डाटा नहीं, मैं एक अनुमान आपको बता रहा हूँ, ये लगभग इतना % यहाँ पे टूट जाता है। फिर भी 5% बचा है। तो क्या देखें, यकृत हमारे जो छोटी आंत है, छोटी आंत का 3 पार्ट, डेडूनम जिसको ग्रहणी, जेजूनम जिसको मध्यांत्र और इलियम जिसको शेषांग बोलते हैं। ये हमारे छोटी आंत में जो 2 ग्रंथियां हैं, यकृत ग्रंथि और हमारा अग्नाशय ग्रंथि, दोनों डेडूनम से जुड़ा होता है। तो एक एक करके पढ़ें। यकृत ग्रंथि देखें कि यकृत ग्रंथि से जो है एक रस निकलती है, एक जूस निकलती है, एक पदार्थ निकलती है जिसका नाम है पीत रस, इंग्लिश में बोलते हैं बाइल जूस। ये क्या करता है? पेट से आए अम्लीय भोजन, जिसको HCl ने उस भोजन को अम्लीय बनाया था, उसको ये क्या करता है? क्षारीय करता है, ताकि भोजन आसानी से पचे। तो यहाँ पे क्या होता है? वसा या लिपिड जिसको बोलते हैं, वो लगभग 95% छोटे छोटे कण में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये छोटे छोटे कण फैटी एसिड कहलाते हैं। ये बड़े बड़े कण छोटे छोटे कण में क्या होते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जो बड़े बड़े कण आपको दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे कण में कन्वर्ट होते हैं और फैटी एसिड कहलाते हैं। अब कुछ बाइल जूस के बारे में हम लोग देखते हैं। ये बाइल जूस प्रतिदिन हमारे शरीर में
800 से 1000 ml का उत्पादन होता है। इस बाइल जूस में एक लवण होता है जिसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसमें दो वर्णक होते हैं। वर्णक का मतलब दो पिगमेंट होते हैं जो कलर प्रदान करते हैं। एक बिलीवर्डिन होता है और एक होता है हमारा बिलीरुबिन। बिलीवर्डिन क्या करता है, इसी के रंग को देता है, यानी जो हमारा पीत रस होता है वो हरा या हरे नीले रंग का होता है, और ये हरे नीले रंग का कारण है बिलीवर्डिन। कौन कारण है, बिलीवर्डिन है। और इसका जो निर्माण होता है हमारा यकृत में होता है, क्योंकि अभी पढ़े कि यकृत से जो जूस निकलती है वो हमारा वाइल्ड जूस कहलाता है। जब निकल रही थी इसका मतलब इसका निर्माण कौन कर रहा है, या निर्माण कहाँ हो रहा है, यकृत में। लेकिन जमा कहाँ होता है, तो जमा जाके ये होता है पित्ताशय में, जो गॉल ब्लैडर का नाम सुने हैं। जब ये बड़े अमाउंट में रहता है तब तो जमा गॉल ब्लैडर में होता है, लेकिन कुछ छोटे अमाउंट में ये ग्रहणी डेडूनम में भी जमा होता है। अब डेडूनम क्यों बोले, क्योंकि यकृत डेडूनम से ही जुड़ा हुआ है, तो जाहिर सी बात है इसका कुछ भाग इसमें ग्रहणी में आता है। लेकिन बड़े अमाउंट में, एक्सेस अमाउंट में ये पित्ताशय गॉल ब्लैडर में ही रहता है। इसकी पीएच वैल्यू 7.7 होती है। तो सीखे हम लोग कि यकृत से कौन सा पदार्थ या जूस निकलता है जो भोजन को पचाने में काम करता है। तो बोलेंगे यकृत से एक रस निकलती है जिसका नाम है पीत रस। यह हरे रंग का होता है। किस रंग का होता है, हरे रंग का या हरे नीले रंग का होता है। और ये क्या करता है, अम्लीय भोजन को क्षारीय भोजन में कन्वर्ट करता है और भोजन को आसानी से पचने में मददगार करता है। और साथ ही साथ हमारे वसा या लिपिड के 95% भाग को ये क्या करता है, फैटी एसिड में बदल देता है। अर्थात इसके बड़े बड़े जो कण, जैसे हम लोग घी खाए तो घी क्या है, वसा है, तो उसको बड़े डायरेक्ट तो एनर्जी मिलेगा नहीं जब तक उसके छोटे छोटे कण नहीं टूटेंगे। तो उस घी के बड़े बड़े कण को छोटे छोटे कण में क्या करता है, जैसे मटन खाए तो बड़े कण को उसके छोटे छोटे कण में कन्वर्ट करता है। तो ये यहाँ 95% को तोड़ देता है। कौन, तो ये हमारे तोड़ते हैं बाइल जूस, पीत रस तोड़ देते हैं। तो पीत रस क्या है, तो पीत रस एक हरा या नीले रंग का एक क्या है, हमारा ये एक द्रव है जो हमारे शरीर में या यकृत के द्वारा प्रत्येक दिन 800 से 1000 ml का क्या होता है, हमारा ये उत्पादन होता है। ये जमा जो होता है गॉल ब्लैडर में जमा होता है, लेकिन कुछ मात्रा में ग्रहणी में रहता है। ज़्यादा मात्रा में गॉल ब्लैडर में और कम मात्रा में ग्रहणी में रहता है। इसमें एक लवण पाया जाता है जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। इसमें दो पिगमेंट पाया जाता है, एक बिलीवर्डिन और एक जो हमारा पाया जाता है बिलीरुबिन। एक बिलीवर्डिन है हमारा, एक पिगमेंट जो है बिलीवर्डिन के ही कारण पीत रस का जो रंग होता है हरा एवं हरे नीले रंग, जबकि बिलीरुबिन के कारण पीलिया रोग, जॉन्डिस में आप देखे होंगे शरीर हमारा क्या होता है, पीला पड़ जाता है। ये बिलीरुबिन की मात्रा ज़्यादा शरीर में बढ़ जाने के कारण ये जॉन्डिस, ये पीलिया रोग होता है। तो दो पिगमेंट है पीत रस के पास, कौन कौन सा, बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन। बोलेगा जॉन्डिस में पीला रंग होने का कारण क्या है, तो बोलेंगे बिलीरुबिन की मात्रा का बढ़ना। बोलेंगे पीत रस का हरे रंग होने का कारण क्या है, तो बोलेंगे बिलीवर्डिन के कारण। पीत रस का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में होता है। पीत रस जमा कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में जमा होता है और कुछ मात्रा में ग्रहणी में जमा होता है। इसका कार्य क्या है, अम्लीय भोजन को क्षारीय भोजन में बनाना। और दूसरा कार्य क्या है, 95% ये वसा को क्या कर देना, फैटी एसिड में तोड़ देना। फैटी एसिड में क्या करना, तोड़ देना, बसीय अम्ल में तोड़ देना। तो इस प्रकार हम लोग ये यकृत का कार्य देख लिए। अब देखते हैं कि ये यकृत के साथ साथ तो हमारा छोटी आंत के डेडूनम के साथ अग्नाशय जुड़ा हुआ है। अब अग्नाशय देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट पच गया हमारा मुंह में, और कहाँ पचा था, अग्नाशय में। प्रोटीन हमारा 90% पच चुका है, कहाँ, तो हमारा आमाशय में, पेट में, पेप्सिनोजन और रेनिन के द्वारा। अब अग्नाशय देखते हैं। ये रहा अग्नाशय। अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है, पैंक्रियाज जूस निकलता है। ये पैंक्रियाज ग्लैंड है जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा लिपिड को पचाने के लिए पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। आप लोगों को मैंने बताया था कि जो आहार नाल से 6 जुड़ा हुआ था, मुंह और हमारा भोजन नलिका, ओइसोफेगस जिसको बोलते हैं, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और एनस गुद्दा द्वार।
तो उसमें से बताए थे कि 6 में से 3 ही जगह भोजन पचता है। एक हमारा पचता है मुंह में, दूसरा पचता है अमाशय में, तीसरा पचता है छोटे आंत में। अब तो ये बताइए, तो 2 जगह तो भोजन कुछ ना कुछ पच गया, मुंह में पच गया और अमाशय में, अब बच गया छोटी आंत, यहीं भोजन पचना है। तब जो भी बच गया, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, वसा हो, सब का सब अब यहीं पे पाचन होगा। अब कौन कौन करता है उसका पाचन, ये देखते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है, जो एंजाइम होंगे। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, लिपिड सभी पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, क्योंकि सारे को ये पचा लेता है, इसलिए पूर्ण पाचक रस इसको कहा जाता है। अब इसके बाद तो कहीं पचना नहीं है। इस अग्नाशय रस में 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जो कि हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। ये पहला हो गया लाइपेज, दूसरा एमाइलेज, तीसरा हो गया ट्रिप्सिन। लाइपेज का कार्य देखते हैं। लाइपेज क्या करता है, जो हमारा वसा बच गया था 5%, उसको परिवर्तित कर देता है बसीय अम्ल में। किस में कर देता है, ये बसीय अम्ल से लेकर ये ग्लिसरॉल में 100% ये पचा देता है। लाइपेज पूरी तरह से क्या करता है, बचे खुचे वसा को 100% ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है, जिससे हमारे बॉडी को एनर्जी मिल जाता है। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि वसा या लिपिड का संपूर्ण पाचन हो गया। कहाँ कहाँ हुआ, तो हमारा एक यकृत में, अभी जस्ट बताए थे, पीत रस के द्वारा किस प्रक्रिया के तहत, इमल्सिफिकेशन, पाइसीकरण के द्वारा 95% पचा, और अग्नाशय के द्वारा पचा, वो भी लाइपेज, अग्नाशय में लाइपेज के द्वारा 5%। तो इसका मतलब वसा का संपूर्ण पाचन हमारा छोटी आंत में ही होता है, लेकिन छोटी आंत के 2 अलग अलग भाग में होते हैं। मैक्सिमम भाग 95% तो यकृत पचा देता है, वो भी यकृत का कौन सा भाग, कौन सा पदार्थ, तो पीत रस पचाता है उसको। और उसके बाद छोटी आंत का ही एक दूसरा भाग जो है अग्नाशय ग्रंथि जो है, उससे निकलने वाले एंजाइम लाइपेज 5% पचा देता है। इस तरह से कह सकते हैं वसा का संपूर्ण पाचन हमारा कहाँ होता है। एग्जाम में पूछे वसा का संपूर्ण पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में। पूछ दे, उस छोटी आंत नहीं दे के बोलेगा छोटी आंत किस किस भाग में, बोलेंगे यकृत में और एक हमारा अग्नाशय में। बोला यकृत में कौन पचाने का काम करता है, तो बोलेंगे पीत रस काम करता है। बोले अग्नाशय में कौन पचाने का काम करता है, तो बोलेंगे लाइपेज एंजाइम करता है। इस प्रकार वसा हमारा पूरी तरह से पच जाता है। अब लाइपेज का काम देख लिए, अब आ गया एमाइलेज। कार्बोहाइड्रेट, वहाँ पे आप लोगों को हम बताए थे कि कल तो वैसे पढ़ाई दिए थे कार्बोहाइड्रेट का टोटल, वहाँ पे 70% मुंह में पचता है, यहाँ पे 30% जो बच गया वो यही एमाइलेज क्या करता है, ग्लाइकोजन में तोड़ देता है पूरी तरह से। यानी सारा का सारा हमारा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट पच जाता है। इस प्रकार कार्बोहाइड्रेट का पाचन 2 जगह होता है, मुख में टाइलिन के द्वारा, और हमारा छोटी आंत में अग्नाशय में एमाइलेज के द्वारा। यानी कार्बोहाइड्रेट हमारा 2 जगह पचता है। वसा तो केवल और केवल छोटी आंत में, वो भी छोटी आंत के दोनों भाग में, यकृत और हमारा अग्नाशय के द्वारा। लेकिन कार्बोहाइड्रेट शरीर के आहार नाल के 2 भागों में संपन्न होती है, जबकि वसा आहार नाल के एक ही भाग में और उस एक भाग के 2 भाग में। लेकिन जबकि हमारा कार्बोहाइड्रेट क्या है, शरीर के 2 आहार नाल के 2 भाग में, एक मुंह में टाइलिन के द्वारा और एक हमारा अग्नाशय में एमाइलेज के द्वारा। अब ट्रिप्सिन देखते हैं। हम लोग अभी प्रोटीन पढ़े थे, और प्रोटीन देखे थे कि अमाशय में जो एक पेप्सिन एंजाइम निकला था और रेनिन एंजाइम जो दूध पचाने का काम किया, और प्रोटीन 90% जो पचा दिया, तो 10% तो बच गया था। यही ट्रिप्सिन 10% को पूरी तरह से एमिनो अम्ल में कन्वर्ट कर देता है, पूरी तरह से पचा देता है। इस प्रकार प्रोटीन का भी पाचन संपन्न हो जाती है। तो प्रोटीन कहाँ कहाँ, अमाशय में। अमाशय में कौन पचाया प्रोटीन को, पेप्सिन पचाया, उस एंजाइम का नाम क्या है, पेप्सिन। और अग्नाशय में कौन पचाया, तो उस एंजाइम का नाम है ट्रिप्सिन। उस एंजाइम का नाम क्या है, ट्रिप्सिन है। इस प्रकार हम लोगों का यही एम था कि कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को पूरी तरह से शरीर में पचा देना है। इस प्रकार पचा भी दिए हम लोग। एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहाँ पचा, मुंह में पचा।
कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ पचता है? मुंह में पचता है। और कहाँ पचता है? अग्नाशय में पचता है। मुंह में किस किस एंजाइम के द्वारा? टाइलिन एंजाइम के द्वारा। और अग्नाशय में किस एंजाइम के द्वारा? तो हमारा एमाइलेज एंजाइम के द्वारा। वसा जो है कहाँ पचता है? तो ये केवल और केवल वसा जो है हमारा, ये हमारा छोटी आंत में ही पचता है। छोटी आंत में छोटी आंत में पचता है? छोटी आंत में वो भी कौन कौन सा भाग इसको पचाता है? तो यकृत 95% पाइसीकरण के तहत पचा देता है। जो यकृत से जो जूस निकलती है, पदार्थ निकलती है, द्रव निकलती है, जिसका नाम पीत रस है, 95% फैटी एसिड में तोड़ देता है। 5% हमारे अग्नाशय से निकलने वाले एंजाइम, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइपेज, वो पचा देता है। इस प्रकार हमारा वसा का जो पाचन की क्रिया संपन्न होती है छोटी आंत में ही संपन्न हो जाती है। छोटी आंत के दोनों भाग में, यकृत और अग्नाशय। अब प्रोटीन बच गया। प्रोटीन हमारा मुंह में नहीं पचता है, वो आमाशय में पचता है 90%। आमाशय से निकलने वाले रस, जिसको गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं, जठर रस बोलते हैं, पायरोलिक ग्लैंड बोलते हैं, उससे निकलने वाले जो एंजाइम है पेप्सिन और रेनिन, वहाँ पे 90% पच जाता है। और 10% हमारा अग्नाशय से निकलने वाले जो एंजाइम है ट्रिप्सिन, यहाँ पे प्रोटीन हमारा पच जाता है। अब बताए थे कि 3 भाग होता है छोटी आंत का, डेडूनम, जेजूनम और इलियम। डेडूनम का संपन्न हो गया, यानी पाचन की क्रिया डेडूनम में आके पूरी तरह से समाप्त हो गई। अब जेजूनम मध्यांग का क्या काम है? तो ये पचे हुए भोजन को ग्रहणी डेडूनम से इलियम तक पहुंचाता है। इलियम का हिंदी लिख लीजिएगा शेषांग। इसमें पाचन संबंधी कोई प्रक्रिया नहीं होती है। जिस प्रकार हमारा ओइसोफेगस का काम था वहाँ से ला के भोजन को यहाँ पहुँचा देना, उसी प्रकार जेजूनम का काम है। उसी प्रकार जेजूनम का काम है कि डेडूनम से भोजन को कहाँ पहुँचा देना? इलियम में पहुँचा देना। ये जेजूनम का काम है। जेजूनम का काम क्या है? डेडूनम से भोजन को इलियम तक पहुँचा देना। डेडूनम से भोजन को क्या करता है? इलियम तक ये पहुँचा देता है। इसमें पाचन की कोई क्रिया संपन्न नहीं होती है। अब देखते हैं तो इलियम का क्या कार्य है। ये इलियम जो है छोटी आंत का सबसे निचला भाग है। इसकी जो आकार होती है अंगुलीनुमा होती है। इलियम के अंदर अंगुलीनुमा छोटे छोटे आकार में बीली पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बीली पाया जाता है। बीली का आप कार्य देखते हैं। यही वो बीली है जहाँ पे हमारा क्या होता है? फूड स्टोर रहता है। जब हम लोग क्या करते हैं, जब फास्टिंग करते हैं या भूखे रहते हैं, उस समय जो लंबे समय तक भूखे रह जाते हैं, उस समय जो हम लोगों को एनर्जी मिलती है, जिससे बोल पाते हैं, चल पाते हैं, कोई अन्य कार्य कर पाते हैं, उसका जो रीजन है वो यही स्टोर फूड है। हमारे शरीर में स्टोर फूड के रूप में ग्लाइकोजन रहता है। तो जब ये फूड स्टोर होगा तो कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा, उस जगह का तो नाम होगा, वही वो जगह है बीली। वही कौन सा जगह है? बीली जगह है जहाँ पे ये फूड स्टोर रहता है। तो हमारा फूड स्टोर क्या रहेगा? सबसे छोटा पार्टिकल ही तो रहेगा। जैसे कार्बोहाइड्रेट का छोटा पार्टिकल ग्लाइकोजन, प्रोटीन का सबसे छोटा एमिनो एसिड, और वसा का सबसे छोटा ग्लिसरॉल। तो ये तीनों आके यहाँ जमा रहता है। लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में जो रहता है वो हमारा रहता है कार्बोहाइड्रेट का अंतिम पार्टिकल ग्लाइकोजन। और यही ग्लाइकोजन हमारे मसल्स को एवं लीवर यकृत को क्या करता है? एनर्जी देते रहता है जब हम फास्टिंग में रहते हैं, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा देर तक भूखे रहते हैं। तो इलियम में एक महत्वपूर्ण बात आके निकली कि इसमें एक बीली पाया जाता है, जिसमें स्टोर फूड को स्टोर किया जाता है। बीली का कार्य देखिए। बीली का कार्य क्या है? इसमें फूड रिजर्व और स्टोर रहता है। एग्जाम्पल ग्लाइकोजन, एमिनो एसिड और ग्लिसरॉल। किंतु ग्लाइकोजन ज़्यादा मात्रा में स्टोर रहता है, जो लीवर एवं मसल को क्या करता है? प्रदान करता है। बीली पचे हुए भोजन को बड़ी आंत के पास भेज देता है। अब छोटी आंत का काम खत्म हो गया। छोटी आंत का 3 भाग, डेडूनम, जेजूनम और इलियम। डेडूनम से जुड़ा था यकृत, और कौन जुड़ा था? अग्नाशय। यकृत से निकलने वाले पदार्थ पीतरस। पीतरस का काम था कि वो अम्लीय भोजन को क्षारीय भोजन में बदलना और वसा के लगभग 95% के भाग को तोड़ देना फैटी एसिड में। पाइसीकरण विधि के था।
पीत का उत्पादन प्रत्येक दिन 800 से 1000 ml के बीच होता है। इसका उत्पादन यकृत के द्वारा होता है और अर्थात निर्माण, और ये जो जमा होता है गॉल ब्लैडर में और कुछ मात्रा में हमारा डेडुनम में भी जमा होता है। इसमें एक लवण पाए जाते हैं, उस लवण पदार्थ का नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसमें 2 वर्णक पाए जाते हैं जो रंग प्रदान करते हैं, एक बिलीबर्डिन, एक बिलीरुबिन। बिलीबर्डिन के ही कारण पीत का जो रंग होता है हरा रंग होता है, और बिलीरुबिन के कारण जॉन्डिस के समय शरीर पीला पड़ जाता है। इसकी pH वैल्यू 7.7 होती है। उसके बाद जेजुनम मध्यांत्र, ये सिर्फ एक मीडियम का काम करता है भोजन को डेडुनम से इलियम तक पहुंचाने। इलियम में कुछ सीखने वाली बात है कि इलियम के पास ही एक बिली नाम का जगह होता है जहाँ पे फूड स्टोर होता है, जो फास्टिंग या भूखे के समय हम लोगों को एनर्जी मिलती है, यह एनर्जी प्रदान करती है जैसे कि लीवर को और मसल्स को, ताकि हम लोग अन्य कार्य कर सकें। अब ये भोजन हमारा छोटी आंत में संपन्न हो गया। अब छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है, देखते हैं उसका क्या काम है। छोटी आंत से संबंधित कुछ मुख्य बातें देख लीजिए। आहार नाल का ये सबसे लंबा भाग है, ये लंबा भाग है, जबकि सबसे चौड़ा भाग हमारा कौन था, आमाशय पेट। ये वैसे भी पेट देखने बड़ा, इसकी लंबाई 6 से 7 मीटर, जबकि कुल आहार नाल की लंबाई, यदि कुल आहार नाल की लंबाई करेंगे तो वो 9 मीटर है। कितना मीटर है, 9 मीटर। उस 9 मीटर में 6 से 7 मीटर हमारा छोटी आंत की, नाम है छोटा लेकिन इसकी लंबाई देखिए बड़ा, यानी कुल आहार नाल, यानी 6 पार्ट जो बताए थे आपको, आहार नाल में 6 पार्ट, मुंह, ओसोफेगस जो आहार नलिका आई थी, उसके बाद आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और वो एनस था। वो टोटल मिला के 9 मीटर है। उस 9 मीटर में 6 से 7 मीटर छोटी आंत की ही लंबाई है। यदि फीट की बात करेंगे तो 20 से 23 फीट होती है। ये पचे हुए पोषक पदार्थों का अवशोषण करती है, पचे हुए पदार्थों का अवशोषण कर लेती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, शर्करा, प्रोटीन, वसा, लिपिड आदि का संपूर्ण पाचन। एग्जाम में पूछे कि हमारे शरीर के भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ संपन्न होती है, बोलेंगे छोटी आंत में संपन्न हो जाती है। ये इसकी मुख्य बातें थी। और देखते हैं, पाचन संबंधी सबसे अधिक कार्य छोटी आंत तथा क्षुद्रांत में ही होती है। बड़ी आंत को देखिए, बड़ी आंत का भी 3 पार्ट, जिस प्रकार आमाशय का 3 पार्ट, उसी तरह जिस प्रकार आमाशय का 3 पार्ट और हमारा छोटी आंत का 3 पार्ट, इसका भी 3 पार्ट है। आमाशय का 3 पार्ट कौन कौन सा था, कार्डियक भाग, फंडिक भाग और एक पायरोलिक भाग था। कार्डियक से HCl निकला, फंडिक में रुगे पाया जाता है, भूख लगने पे जो चुभता है, पायरोलिक से हमारा क्या निकला, पेप्सिन निकला और रेनिन निकला। आमाशय में हुए थे ना पेप्सिन, 3 भाग जो पढ़ाए थे। उसी प्रकार छोटी आंत की भी 3 भाग, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। डेडुनम से 2 ग्रंथि जुड़ी हुई थी, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि। यकृत से निकला पित्ताशय, और उस पित्तरस से क्या हुआ, वसा हमारा पचा 95%, और अग्नाशय से निकला ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज, जिससे हमारा तीनों का तीनों पचा। ट्रिप्सिन से प्रोटीन पच गया, एमाइलेज से कार्बोहाइड्रेट और लाइपेज से बचे कुचे वसा पच गए। उसी प्रकार अब जेजुनम क्या किए, जेजुनम का कोई कार्य नहीं था, वो सिर्फ एक मीडियम का काम किया, डेडुनम से इलियम तक भोजन पहुंचाने का कार्य किया। इलियम, क्योंकि सारा भोजन तो पच गया, अब क्या होता है, उसी में से जो स्टोर फूड होता है वो आके इलियम में जमा होता है। इलियम के उस भाग का नाम है बिली। बिली में आके छोटे छोटे कण के रूप में जमा हो जाता है। वो छोटा छोटा कण तो वही होगा जो कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा कण होगा, जो वसा का छोटा कण होगा, जो प्रोटीन का होगा। अर्थात यूँ कहें कि जो स्टोर फूड के रूप में रहता है ग्लाइकोजन, एमिनो एसिड और ग्लिसरॉल, उसमें से भी सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारा क्या रहता है, जाहिर सी बात है कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेते हैं, घी ज़्यादा खाते हैं क्या, प्रोटीन वाले ज़्यादा चीज़ खाते हैं क्या, नहीं, तो उसका जाहिर सी बात है छोटा कण भी कम हमारे शरीर में होगा। सबसे ज़्यादा चावल रोटी भर भर पेट खाते हैं, जिसकी वजह से वो हमारे ज़्यादा मात्रा में होंगे उसके छोटे कण, तो ग्लाइकोन ज़्यादा रहता है, और वही हमारे फास्टिंग के समय क्या करता है, लीवर और मसल्स को भोजन प्रदान करते रहता है। अब आया बड़ी आंत। बड़ी आंत का भी 3 पार्ट, एक सिक्कम, एक कॉलोन और एक रेक्टम। सिक्कम, कॉलम हो गया इसका सबसे बड़ा भाग, और रेक्टम हो गया इसका सबसे छोटा भाग। शायद इसका कुछ वीडियो दिखाते हैं, फिगर इसका।
ये मैं आपको बता रहा था कि बड़ी आंत का भी 3 पार्ट। ये यूँ से यहाँ पकड़िए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपको कॉलम दिख रहा है, लिख रहा है डिसेंडिंग कॉलम, ट्रांसवर्स कॉलम, असेंडिंग कॉलम। ये बड़ा पार्ट है। ये देखने से ही लग रहा है कि ये सबसे ही बड़ा पार्ट इसका कॉलम ही होगा। छोटी आंत का सबसे बड़ा पार्ट कौन होगा? कॉलम। ये यहाँ पे दिख रहा है, ये छोटा पार्ट इतना सा, ये है हमारा सीकम। और सीकम के नीचे पूछी के रूप में ये जो दिख रहा है अपेंडिक्स, जिसको पूछ बोलते हैं, ये सीकम के साथ ही जुटा होता है। और ये वाला जो भाग हमारा बच गया, यहाँ से यहाँ तक ये वाला भाग जो हमारा आ गया, ये छोटा सा, यही हमारा रेक्टम होता है। रेक्टम के साथ ही गुदा द्वार होता है, जिसे मल त्याग करते हैं हम लोग। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा क्या हो गया, कॉलन हो गया, ये सेक्कम हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, रेक्टम हो गया। ये हमारा रेक्टम हो गया। कॉलम सबसे बड़ा भाग हो जाता है, इसका सबसे बड़ा भाग कॉलम हो जाता है। और ये सीकम हो जाता है। सीकम के पास ही हमारा क्या होता है, अपेंडिक्स होता है। यही इसी की चर्चा हम करते हैं। बड़े हाथ 3 भाग में विभाजित होते हैं। अभी आप लोगों को बताया हम। सीकम, सीकम कहाँ होता है, तो ये हमारे अपेंडिक्स इसके साथ जुड़े होते हैं। कॉलम सबसे बड़ा भाग, रेक्टम हो गया। सीकम पढ़ते हैं हम लोग। यह पचे हुए भोजन को कॉलम के पास भेजता है। सीकम क्या करता है, पचे हुए भोजन को कॉलम पे, ये अपेंडिक्स इसी से जुड़ा होता है। सीकम का कोई कार्य नहीं होता है। जिस तरह हमारा जेजुनम का कार्य होता है पचे हुए भोजन को डेडुनम से इलियम में भेज देना, उसी तरह सीकम का कार्य होता है पचे हुए भोजन को कॉलम में भेजना। अपेंडिक्स इसी से जुड़ा होता है। याद रखिएगा अपेंडिक्स के बारे में कि अपेंडिक्स किससे जुड़ा होता है। सबसे पहले अपेंडिक्स होता कहाँ है, तो शरीर के बड़ी आंत में होता है। बड़ी आंत में भी किसके पास होता है, तो वो सीकम के पास होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूछ। अपेंडिक्स को हिंदी में पूछ या कृमि रूप परिशेषिका बोलते हैं। और इसकी लंबाई 4 इंच की होती है। ये अपशेषी अंग है। शरीर में कुछ 5 अपशेषी अंग होते हैं। जैसे कान में जो कनवाली जहाँ पहनते हैं वो पिन्ना बोलते हैं, वो अपशेषी अंग है। अपशेषी अंग क्यों बोलते हैं, इसका कोई कार्य हमारा नहीं है। ये यदि ना भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। विजडम टीथ होता है, अपशेषी अंग होता है। शरीर में जो बाल होते हैं अपशेषी अंग होते हैं, उसका कोई कार्य नहीं है। उसी तरह हमारा ये शरीर के अंदर एक जो है हमारा ये अपेंडिक्स, इसका भी कोई कार्य नहीं होता। तो अपेंडिक्स कहाँ होता है, सीकम के पास होता है, बड़ी आंत में होता है। अब बात करते हैं कॉलम। कॉलम क्या होता है, यह बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग है। इसमें जल का अवशोषण होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉलम के पास इसमें जल का अवशोषण होता है। किसका अवशोषण होता है, जल का अवशोषण। पूछेगा जल का अवशोषण शरीर के किस भाग में होता है, या आहार नाल के किस भाग में, तो बोलेंगे बड़ी आंत में। वो भी बड़ी आंत के किस भाग में, तो कॉलम में होता है। इसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है ई कूली बैक्टीरिया, जिसको एस्केरिया कूली बैक्टीरिया भी बोलते हैं या ई कूली बैक्टीरिया बोलते हैं। ये क्या करता है, सारा भोजन छोटी आंत में पच गया। अब ये लोग तो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, खाली बस चल रहे हैं। तो ये क्या करता है, जो पच के जो माल मटेरियल था तो वह छोटी आंत के पास रहा, सारा अटक गया बिली के पास जो हमारा इलियम में था छोटी आंत में। अब ये क्या है, जो अपचे भोजन आए, अब उसको क्या करता है, ये मल में परिवर्तित करने का कार्य करता है। ई कूली बैक्टीरिया एक तरह से सहजीवी का भी कार्य करता है। आगे इसी में हम लोग देखेंगे। ये पचे हुए भोजन को मल के रूप में निर्माण करता है कौन, कॉलम करता है। बड़ी आंत का बड़ी भाग कॉलम करता है। यह ई कूली बैक्टीरिया सहजीवी का भी काम करता है, जिसके द्वारा हमारे शरीर को विटामिन B12, ये एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं कि ई कूली बैक्टीरिया कौन सा विटामिन प्रदान करता है, या ई कूली बैक्टीरिया क्या है। तो ई कूली बैक्टीरिया एक सहजीवी है, विटामिन B12, विटामिन K, B6 एवं B3 का भी निर्माण करता है। अब एक लास्ट जो बच गया हमारा वो रेक्टम है। इसमें रेक्टम से जुड़े कौन होते हैं, रेक्टम से ठीक नीचे एनस होता है, जिससे क्या होगा, सुबह सुबह का कार्य संपन्न होगा। एनस गुदा द्वार से मल त्याग होगा। तो इसमें क्या होगा, हमारा अनपचे भोजन कुछ देर तक रहता है, फिर गुदा द्वार के द्वारा निकल। सबसे छोटा भाग बड़ी आंत का है। सबसे बड़ा भाग कॉलम हो गया, सबसे छोटा भाग
ई हो गया। इस प्रकार हम लोग क्या किए, पूरा ये पढ़े। अब कुछ मुख्य बातें देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट या शर्करा, सारांश अब देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट या शर्करा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले एंजाइम टाइलिन जो लाल ग्रंथि से निकलता है एवं एमाइलिन। प्रोटीन के पाचन में महत्वपूर्ण, वो जो पढ़ा है उसी का वो निचोड़ है। प्रोटीन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले एंजाइम पेप्सिन, ट्रिप्सिन और रेनिन हो गया। हमारे पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन हो गया। काइमोट्रिप्सिन भी एक लिख लीजिएगा, कभी पूछ ले। वसा या लिपिड पीतरस से ही पचता है। और लाइपेज छोटी हाथ में नोट में लिखा दिए। मुंह या मुख में कौन सा एंजाइम, टाइलिन और लाइसोजाइम। अमाशय या पेट, अमाशय का 3 भाग, फंडिक भाग और कार्डियक भाग, फंडिक भाग और कौन सा, पायरोलिक भाग। फंडिक कार्डियक भाग से HCl, पायरोलिक भाग से पेप्सिन, रेनिन निकलता है, जिसको जठर रस बोलते हैं पायरोलिक भाग से। और फंडिक भाग में रोगे होता है, भूख लगने पे चूबता है। छोटी आंत का भी 3 भाग, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। इसमें 2 ग्रंथि, यकृत ग्रंथि पाई जाती है और अग्नाशय ग्रंथि। यकृत ग्रंथि से क्या निकलता है, पीतरस, जिससे वसा का पाचन होता है। अग्नाशय ग्रंथि से लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लेट याद कर लीजिएगा, LAT लेट। लाइपेज वसा को 5% जो वसा बचता पचा, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट 30% जो बचता पचा देता है। ट्रिप्सिन जो हमारे प्रोटीन जो 10% बचते हैं वो पचाता है। इसमें साइज याद रखिएगा, साइज एग्जाम में पूछता है कि साइज किसका सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। तो डेडुनम को आपको बताए थे साइज में कितना छोटा था, वो छोटा ही था। या इसका फिगर हम दिखाते हैं। जेजुनम और इलियम, इलियम का साइज सबसे बड़ा होता है, उसके बाद इससे छोटा होता है जेजुनम और डेडुनम सबसे छोटा। ये साइज के हिसाब से पूछता है, यानी ग्रहणी जो होता है सबसे छोटा, शेषांक सबसे बड़ा, मध्यांतर बीच में ही रहता है, ये बीच में रहता है और इलियम सबसे बड़ा होता है। उसके बाद बड़ी आंत में भी 3 पार्ट, सिकम, कोलन, रेक्टम। सिकम से जुड़ा होता है पूर। सिकम बताए थे छोटा ही पार्ट होता है। ये रेक्टम सबसे छोटा भाग होता है, जबकि कोलन सबसे बड़ा भाग। इसमें जल का अवशोषण होता है। रीकुली बैक्टीरिया होता है जो B12, विटामिन के, B3, B6 प्रदान करता है और जो अनपचे भोजन बच जाते हैं मल का निर्माण करता है और हमारा रेक्टम के द्वारा वो निकल जाता है। इस प्रकार हमारा चैप्टर ये समाप्त होता है। एक डेडुनम जेजुनम का हम एक फिगर दिखाते हैं आपको। ये डेडुनम है, आप देख सकते हैं इसको। ये डेडुनम वाला पार्ट हो गया। ये आप लोगों को हम बताए थे कि ये छोटी आंत है, छोटी आंत में हमारा 3 भाग होता है। डेडुनम, इसी डेडुनम से हमारा क्या होता है, ये पैंक्रिया जो दिख रहा है, पैंक्रिया जुटा हुआ रहता है। और ये हमारा कौन सा, एक लीवर जुटा हुआ रहता है। इसी लीवर, ये छाता के रूप में ये काम, छाता के अंदर ही ये रहता है कौन सा, गॉल ब्लैडर, जो हरा रंग का आपको दिख रहा है। और हरे रंग का कारण इसका क्या है, तो हरे रंग का कारण है बिलीवर्डिन। तो ये हमारा ड्यूडेनम से लीवर और पैंक्रिया दोनों जुटे रहते हैं और यहाँ पे ये हमारा गॉल ब्लैडर होता है। दिखाते हैं आपको, ये देखिए, ये हमारा ड्यूडेनम छोटा, ये जो थोड़ा सा रेड कलर का दिख रहा है वो इस तीनों में से कोई नहीं है। तो ये जो हमारा ड्यूडेनम, ये जो दिखा रहा है, ये ड्यूडेनम हो गया हमारा। ये जेजुनम हो गया बीच वाला पार्ट, और इलियम हो गया ये नीचे वाला पार्ट हो गया। तो इस प्रकार हमारा ये सब फिगर है। तो चलिए साथी, फिर अब क्या करेंगे हम लोग, अब घर सारा कंप्लीट करवा दिए, आप इसको देखते रहिएगा। और जो मैं इसके बाद इसका हम PDF भी भेज देंगे आप लोगों को। PDF के अलावा जो एक्स्ट्रा कुछ बातें यदि सुनने को मिल रही है तो उसको आप लिख लेंगे। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे तो आप देखिएगा कितना ही आसान लगेगा सॉल्व करने में। और जब भी इससे क्वेश्चन आएगा तो आसानी से आप लोगों को का क्वेश्चन बन जाएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।